इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स कोफिशिएंट। और जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग लेना चाह रहे हैं वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन। पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस देंगे और उसके बाद ये रिलेशन निकालेंगे। तो पहला टॉपिक है स्पॉन्टेनियस एमिशन, या इसको सेल्फ एमिशन भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या हम लोग बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। ये स्टेट 1 कह देता हूँ, ये स्टेट 2 कह देता हूँ, और इसकी एनर्जी E1 ले लेता हूँ और स्टेट 2 की एनर्जी E2 ले लेता हूँ। तो कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में इसका जो लाइफ टाइम होता है वो 10 की पावर -8 सेकंड से लेकर 10 की पावर -9 सेकंड तक होता है। इतने समय के बाद एटम अपने आप ही ये लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और जब ये एटम ग्राउंड स्टेट में आता है तो ये एनर्जी के रूप में फोटोन रिलीज करता है, और ये जो फोटोन है उसकी ऊर्जा कितनी होती है, E2 - E1, ये इसकी एनर्जी होती है। तो ये जो घटना है अपने आप ही ग्राउंड स्टेट में लौट आना एटम का, इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, इस इवेंट को क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन या सेल्फ एमिशन इसको हम लोग बोलते हैं। और इस घटना की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी 2 से 1 में आ रहा है एटम और अपने आप आ रहा है, स्पॉन्टेनियस आ रहा है। ये प्रोबेबिलिटी बाहरी फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करती है, कांस्टेंट के बराबर होती है। और इस कांस्टेंट को A21 लिया जाता है। और ये जो A21 है ये है आपका आइंस्टीन्स कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, आइंस्टीन्स कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो इसको आइंस्टीन्स कोफिशिएंट हम लोग बोलते हैं। और ये जो A21 है, थोड़ा यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं, ये 1/τ के इक्वल होता है, जहाँ τ क्या है, τ है लाइफ टाइम ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, लाइफ टाइम ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट। तो एटम का एक्साइटेड स्टेट में लाइफ टाइम जितना ज़्यादा होगा, τ जितना ज़्यादा होगा उतना ही कम प्रोबेबिलिटी रहेगी कि ये ग्राउंड स्टेट में लौट आए। तो τ ज़्यादा होगा तो A कम होगा, और A कम होगा तो प्रोबेबिलिटी भी कम होगी ग्राउंड स्टेट में लौटने की। तो प्रोबेबिलिटी 2 से 1 में आने की स्पॉन्टेनियस एमिशन के द्वारा ये कांस्टेंट के बराबर होती है। और ये जो कांस्टेंट होता है वो किसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, वो लाइफ टाइम के रेसिप्रोकल के बराबर होता है, 1/τ के बराबर होता है। लाइफ टाइम ज़्यादा है तो प्रोबेबिलिटी कम रहती है ग्राउंड स्टेट में लौटने की। अब अगर हम लोग रेट की बात करें, रेट 2 से 1 में आने की और स्पॉन्टेनियस के द्वारा आने की, तो रेट कैसे निकाली जा सकती है? रेट निकाली जा सकती है कि कितने एटम एक्साइटेड स्टेट में बैठे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि इस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी को अगर नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट से मल्टीप्लाई कर दें तो अपने को पता चल जाएगा कि क्या रेट रहेगी ग्राउंड स्टेट में आने की। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और सैटरडे को क्लासरूम में आने की प्रोबेबिलिटी 30% है। तो सैटरडे को हम अनुमान क्या लगा सकते हैं कि कितने स्टूडेंट क्लासरूम में आएंगे, तो 50 का 30% आप निकाल लीजिए, यानी कि 15 स्टूडेंट के क्लासरूम में आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। तो ये जो रेट है, रेट कैसे निकाली जा सकती है, प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट। तो प्रोबेबिलिटी तो कितनी है, प्रोबेबिलिटी तो है A21, और नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट में क्या ले रहा हूँ, N2 ले रहा हूँ। तो ये रेट 2 से 1 में आने की और स्पॉन्टेनियस के द्वारा। तो ये पहली घटना थी जिसमें हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस करी और रेट इसकी डिस्कस करी, जिसको स्पॉन्टेनियस एमिशन हम लोग बोलते हैं। दूसरी जो घटना है वो है आपके एब्जॉर्प्शन। तो
यहाँ देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग कि मान लीजिए कि एक एटम ग्राउंड स्टेट में है और एक प्रॉपर एनर्जी का फोटोन हम लोग गिरा रहे हैं। फोटोन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? E2 - E1 होनी चाहिए। तो ये जो एटम है वो इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ये एटम फोटोन को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। ये जो घटना हो रही है इस घटना को क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है, ये तो मैंने एनर्जीज लिख दी, इसको 1 और 2 कह देते हैं हम लोग। इस घटना की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ पे जा रहा है? 1 से 2 में जा रहा है और किसके द्वारा जा रहा है? एब्जॉर्प्शन के द्वारा जा रहा है। ये प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर फोटॉन्स की एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। यू न्यू मैं इसको लिखूँगा, और यू न्यू क्या है? यू न्यू है एनर्जी डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स। तो ये कितनी एनर्जी डेंसिटी मीडियम में प्रेजेंट है फोटोनों की? जितनी ज़्यादा एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितनी ज़्यादा यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी रहेगी उतनी ही ज़्यादा इस घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। तो ये यू न्यू के प्रोपोर्शनल होती है, जिसको एनर्जी डेंसिटी ऑफ फोटॉन्स बोलते हैं। अब अपने को प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है और कांस्टेंट लगाना है। तो कांस्टेंट यहाँ पर आ जाएगा, इक्वल का साइन लगाया, कांस्टेंट लगाना है। कांस्टेंट यहाँ लगाया जाता है B12 और ये यू न्यू चल रहा है। और ये जो कांस्टेंट है B12 इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स कोफिशिएंट। आइंस्टीन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसको आइंस्टीन्स कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग लिखेंगे रेट नाउ, रेट। तो इस घटना के द्वारा कितने एटम्स पर सेकंड हायर एनर्जी स्टेट में जाएंगे? R1 से 2 में जाएंगे एब्जॉर्प्शन के द्वारा। तो रेट जैसा मैंने अभी आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में पहले कहाँ पर एटम मौजूद थे? ग्राउंड स्टेट में मौजूद थे, वहाँ से उनको जाना है हायर एनर्जी स्टेट में। तो इनिशियल स्टेट में हम लोग नंबर ऑफ एटम्स लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी तो इसकी घटना की कितनी है? B12 है और यू न्यू है ही, और नंबर ऑफ एटम्स आपको प्रारंभिक अवस्था के लेने होते हैं, तो वो N1 मैंने ले लिए। तो R12 और एब्जॉर्प्शन। तो ये तो रेट हो गई आपके, और ये प्रोबेबिलिटी हो गई ये जो एब्जॉर्प्शन की घटना है उससे रिलेटेड। और तीसरी जो घटना है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन। तीसरी घटना क्या है? स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको इंड्यूस्ड एमिशन भी बोलते हैं। इसको आप इंड्यूस्ड एमिशन भी बोलते हैं। तो पहले इस घटना के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि क्या होती है। देखिए, मान लीजिए कि कोई एटम पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में है, कोई एटम पहले से एक्साइटेड स्टेट में है और एक प्रॉपर फ्रीक्वेंसी का फोटोन आ रहा है जिसकी एनर्जी E2 - E1 के बराबर है। और ये जो फोटोन आया है ये इस एक्साइटेड स्टेट में बैठे एटम को ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इंड्यूस करता है, प्रेरित करता है, उद्दीप्त करता है। और ये जो फोटोन आपने गिराया है वो तो चलेगा ही चलेगा, और ये एटम ग्राउंड स्टेट में लौटेगा और उसके कारण एक और फोटोन रिलीज होएगा। तो ये जो आने वाला फोटोन है वो एक्साइटेड एटम को ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इंड्यूस करता है, और इसके द्वारा इस घटना पर एक जो आपने फोटोन डाला था वो भी चलेगा और एक फोटोन और रिलीज होएगा जो एटम के ग्राउंड स्टेट में आने के कारण रिलीज होएगा। ये 2 फोटोन निकलते हैं, और ये जो 2 फोटोन है ना ये बिल्कुल कोहेरेंट होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं।
ये कोहेरेंट फोटोन होते हैं, कोहेरेंट फोटोन होते हैं और इनका फेज सेम होता है, फेज जो है वो सेम होता है, इनकी डायरेक्शन सेम होती है और इनका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन वो भी क्या होता है, सेम होता है। तो पूरी तरह से आइडेंटिकल ये फोटोन होते हैं। और अगर ऐसे बहुत सारे फोटोन हम लोग किसी तरीके से प्राप्त कर लें तो वो जो लाइट होती है उसी को ही हम लोग लेज़र लाइट बोलते हैं, उसी लाइट को हम लोग लेज़र लाइट बोलते हैं। तो ऐसे अगर बहुत सारे फोटोन हम प्राप्त कर लें तो उसी लाइट को लेज़र लाइट बोलते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग लेज़र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टिमुलेटेड एमिशन ऐसी घटना है जिसके द्वारा लेज़र लाइट प्राप्त की जा सकती है। अब लेज़र का यहाँ फुल फॉर्म भी देख लेते हैं, फिर अपने वापस इस इवेंट पे आ जाएंगे। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा रेडिएशंस को एम्प्लीफाई करना, रेडिएशंस को या लाइट को एम्प्लीफाई करना, ये इस तरह से अगर हम लोग एम्प्लीफाई करके लाइट प्राप्त करें तो वो लाइट क्या होती है, लेज़र लाइट होती है। चलिए अब वापस इस घटना पर आते हैं कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ आ रहा है, एटम 2 से 1 में आ रहा है, किस घटना के द्वारा आ रहा है, स्टिमुलेटेड के द्वारा आ रहा है। इसकी प्रोबेबिलिटी भी किस पर डिपेंड करती है, यू न्यू के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि फोटोनों की एनर्जी डेंसिटी कितनी है मीडियम में, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी न्यू होनी चाहिए, जहाँ एच न्यू बराबर क्या है, E2 - E1 हो। तो ये भी यू न्यू पर डिपेंड करती है, ये कितने एनर्जी डेंसिटी है फोटॉन्स की, इस पर डिपेंड करती है प्रोबेबिलिटी। अब देखो कि यहाँ हम लोग अगर इक्वल साइन लगाएं तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। कांस्टेंट यहाँ लगाया जाता है B21 और ये चल रहा है यू न्यू, B21 यहाँ कांस्टेंट लगाया जाता है। और ये जो B21 कांस्टेंट है इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स कोफिशिएंट फॉर, इसको बोलते हैं आइंस्टीन्स कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। इसको आइंस्टीन्स कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। तो ये तो इस घटना की प्रोबेबिलिटी हो गई। और अब हम बात करेंगे रेट 2 से 1 में आने की और स्टिमुलेटेड। रेट का मतलब कितने एटम्स पर यूनिट टाइम 2 से 1 में आएंगे। तो रेट जैसा बार बार हम लोग करें कि प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स इन इनिशियल स्टेट से मल्टीप्लाई कर दें तो रेट आ जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी तो इस घटना की है B21 यू न्यू, और इसको मैं नंबर ऑफ एटम इन इनिशियल स्टेट। अब इसमें देखो कि इनिशियल स्टेट कौन सी है, इनिशियल स्टेट ये वाली है ऊपर वाली। तो N2 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रेट आ जाएगी 2 से 1 में आने की और स्टिमुलेटेड के द्वारा। तो तीसरी ये घटना हो गई और इसकी रेट भी हमने डिस्कस कर ली। अब एक बार हम लोग तीनों घटनाओं को एक साथ लिख लेते हैं। पहली घटना तो हमने पढ़ी थी स्पॉन्टेनियस एमिशन, और इसमें क्या होता है, एटम अपने आप ही ग्राउंड स्टेट में लौट आता है और एक फोटोन रिलीज होता है। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2 से 1 में आने की स्टिमुलेटेड के द्वारा, इसकी प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट के बराबर होती है A21। और इसकी रेट कितनी होती है, मैं जल्दी जल्दी इसको डिस्कस कर रहा हूँ। इसकी रेट होती है, प्रोबेबिलिटी को हम लोग नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दें तो रेट आ जाएगी। ये पहली घटना थी। दूसरी घटना थी एब्जॉर्प्शन। दूसरी घटना एब्जॉर्प्शन थी जिसमें एक फोटोन आप गिराते हैं और उस फोटोन को एटम एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। इसकी जो प्रोबेबिलिटी थी यहाँ 1 से 2 में जा रहा है और एब्जॉर्वेशन के द्वारा जा रहा है। ये यू न्यू के प्रोपोर्शनल थी और कांस्टेंट यहाँ लगाया था हमने B12, ठीक है। और इसकी जो रेट थी 1 से 2 में जाने की और एब्जॉर्वेशन के द्वारा, वो नंबर ऑफ एटम्स यानी कि B12 यू न्यू
को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन इनिशियल स्टेट यानी कि n1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये घटना जो है वो एब्जॉर्वेशन थी। और तीसरी जो घटना है वो स्टिमुलेटेड एमिशन थी। और ये मैंने आपको बताया अभी कि एटम पहले से एक्साइटेड स्टेट में है, एक फोटोन आपने गिराया, ये आपने जो फोटोन गिराया वो एटम को लोअर एनर्जी स्टेट में आने के लिए इंड्यूस करेगा, प्रेरित करेगा, और आपने जो फोटोन गिराया वो भी चलेगा, और एटम के ग्राउंड स्टेट में आने के कारण एक और फोटोन रिलीज होएगा। इस घटना को क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटेड एमिशन बोलते हैं। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 2 से 1 में आने की स्टिमुलेटेड के द्वारा, वो भी यू न्यू पर डिपेंडेंट है, और उसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है? B21 है। और इसकी जो रेट है 2 से 1 में आने की स्टिमुलेटेड के द्वारा, वो प्रोबेबिलिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दें? नंबर ऑफ एटम्स इन इनिशियल स्टेट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेट आ जाएगी। तो इस तरह से तीनों घटनाओं को मैंने समराइज कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट। रिलेशंस बिटवीन आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट्स। तो देखो क्या यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो कोएफिशिएंट्स हमने डिफाइन किए थे अभी अभी ए और बी के रूप में, जो कोएफिशिएंट्स डिफाइन किए थे, आइंस्टीन्स कोएफिशिएंट जो हैं, उनके बीच में रिलेशन हम लोग जो है वो स्टैब्लिश करने जा। तो जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होता है तब रेट 1 से 2 में जाने की और रेट 2 से 1 में आने की, ये दोनों रेट बराबर होती है। यानी कि जितने एटम पर सेकंड स्टेट 1 से 2 में जाएंगे उतने ही एटम पर सेकंड 2 से 1 में आएंगे जब सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब जब सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब रेट 1 से 2 में जाने की तो एक ही है और वो जा सकता है एब्जॉर्प्शन के द्वारा, और रेट 2 से 1 में आने की दो तरीके हैं। एक तो वो सेल्फ आ सकता है, प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा भी आ सकता है। तो ये दो तरीके हैं 2 से 1 में आने की, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया है। अब एब्जॉर्बेशन की रेट कितनी थी? एब्जॉर्बेशन की रेट थी B12 U न्यू और N1, ये एब्जॉर्बेशन की रेट थी। और रेट ऑफ सेल्फ एमिशन या स्पॉन्टेनियस एमिशन थी A21 इंटू N2, और रेट 2 से 1 में स्टिमुलेटेड के द्वारा ये रेट कितनी थी? ये थी B21 U न्यू और N2। तो ये तीनों रेट मैंने यहाँ पर पुट कर दी है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो पद है ना, इस पद को इस तरफ भेज देते हैं और U न्यू को कॉमन ले लेते हैं। तो U न्यू को मैं अगर कॉमन ले लूँ तो देखो क्या बच जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा B12 N1 माइनस B21 N2, और सामने क्या चल रहा है? सामने चल रहा है A21 N2, ये सामने चल रहा है। इससे फिर U न्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? U न्यू की वैल्यू आ जाएगी अपने पास A21 N2 अपॉन B12 N1 माइनस का B21 N2, ये U न्यू की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करें कि ये जो क्वांटिटी है B21 N2, इसका आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दीजिए, अंश और हर दोनों में भाग लगा दीजिए इसका। तो ऐसा कर दें में तो U न्यू कितना आ जाएगा? U न्यू आ जाएगा अपने पास, तो जब ऊपर वाले में भाग लगाएंगे तो N2 से N2 कट जाएगा और ऊपर तो रह जाएगा A21 अपॉन B21, और नीचे जब आप भाग लगाएंगे, पहले वाले पद में भाग लगाएंगे, तब तो आ जाएगा B12 अपॉन B21 और N1 अपॉन N2,
और अगले वाले पद में इसी का ही तो भाग लगाना है, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। तो ये यू न्यू का ये वैल्यू अपने को प्राप्त हो गई। अब आइंस्टीन ने क्या किया कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का उपयोग किया इस टॉपिक में और आगे बढ़ने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, तो मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने कहा कि किसी भी एनर्जी स्टेट में, मान लीजिए कुछ एनर्जी स्टेट्स हैं इस तरह से, तो किसी पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट में जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, आपको ये तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा एटम्स जो है वो ग्राउंड स्टेट में रहेंगे, और जैसे जैसे हम हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कम होते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये रहता है। तो आइंस्टीन ये कह रहे हैं कि किसी एनर्जी स्टेट ई में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो इस सूत्र से दिए जाते हैं। क्या है फॉर्मूला, n बराबर n0 e टू द पावर माइनस का e अपॉन के टी। तो नंबर ऑफ एटम्स इन एनी एनर्जी स्टेट इज गिवन बाय n इज इक्वल टू n नॉट e टू द पावर माइनस का e अपॉन के टी। तो n नॉट क्या है, n नॉट है ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ग्राउंड स्टेट। तो ये जो फॉर्मूला ऊपर मैंने लिखा है ये मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने सांख्यिकी का उपयोग, स्टैटिस्टिक्स का उपयोग करते हुए दिया था। इसका उपयोग आइंस्टीन ने ऊपर यहाँ पर किया है। और के बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, के क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। तो इससे n1 अपॉन n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n1 अपॉन n2 की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर माइनस का e1 अपॉन के टी और e टू द पावर माइनस का e2 अपॉन के टी। तो ये वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर e2 माइनस e1। ये सिंपल मैथमेटिक्स है तो मैं इसमें ज़्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। e टू द पावर e2 माइनस e1 अपॉन के टी, और e2 माइनस e1 क्या है, h न्यू है, तो h न्यू अपॉन के टी, ये वैल्यू आ गई। ये वैल्यू आप पुट कर दीजिए ऊपर, जो रिलेशन अपने यू न्यू का प्राप्त किया है ये वाला रिलेशन इसमें पुट कर दीजिए। तो देयरफॉर यू न्यू कितना आ गया, यू न्यू आ गया A21 अपॉन B21, A21 अपॉन B21 और B12 अपॉन B21 और n1 अपॉन n2 की वैल्यू e टू द पावर h न्यू अपॉन के टी, और वो जो -1 है वो चल ही रहा है। तो ये यू न्यू की वैल्यू आ गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर कह देता हूँ 1। अब इस इक्वेशन को आइंस्टीन ने कंपेयर किया प्लांक्स फॉर्मूले से। प्लांक नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे काम किया था, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और किसी ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन एमिट होती है उसकी एनर्जी डेंसिटी पर उन्होंने फॉर्मूला दिया था, और ये एनर्जी डेंसिटी यू न्यू ही है। और उन्होंने जो प्लांक ने जो फॉर्मूला दिया था काली वस्तु ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाली एनर्जी डेंसिटी का, वो फॉर्मूला था 8πh न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब और e टू द पावर h न्यू अपॉन के टी -1। ये फॉर्मूला जो है प्लांक ने दिया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। और इस फॉर्मूले को मैं इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूँ, और इसको हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन जो आइंस्टीन ने डेवलप की है उससे कंपेयर कर रहे हैं। तो दोनों को कंपेयर करें तो देखो e टू द पावर h न्यू अपॉन के टी, ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सुधार करूँगा, ये ब्रैकेट में क्वांटिटी है। तो e टू द पावर h न्यू अपॉन के टी की मल्टीप्लाई में यहाँ 1 ही माना जा सकेगा। यहाँ कितना माना जा सकेगा, 1 माना जा सकेगा। और यहाँ e टू द पावर h न्यू अपॉन के टी की मल्टीप्लाई में ये फैक्टर है। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको, ये वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर।
और यहाँ e टू दी पावर एच न्यू अपॉन के टी की मल्टीप्लाई में कितना है 1 माना जा सकेगा। तो ये फैक्टर 1 के बराबर होना चाहिए। पहली बात तो मैं ये लिखना चाह रहा हूँ। तो देखो देयरफॉर एक तो B12 अपॉन B21 इज इक्वल टू 1, दैट इम्प्लाइज B12 इज इक्वल टू B21। एक तो ये रिलेशन आ गया। आइंस्टीन्स कोफिशिएंट के बीच में हम लोग रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, तो एक रिलेशन तो ये आ गया B12 इज इक्वल टू B21। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस भी हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये जो पद है ना A21 अपॉन B21, ये पद इसके बराबर होगा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब के बराबर होगा। ये पद और ये पद बराबर होने वाले हैं। तो ये देखिए, ये भी लिख लेता हूँ, A21 अपॉन B21 ये किसके बराबर होगा 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब के बराबर होगा। तो ये दो रिलेशन आए हैं। ये है रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स कोफिशिएंट। इक्वेशन नंबर मान लो इसको 3 कह देता हूँ, इसको 4 कह देता हूँ। तो मैं लिख भी देता हूँ, दीज आर रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स। तो ये आइंस्टीन्स कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन आ गया। अब इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस हम लोग पढ़ेंगे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस, तो पहले तो फर्स्ट रिलेशन का ही फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट रिलेशन क्या था? फर्स्ट रिलेशन है B12 इज इक्वल टू B21। ये फर्स्ट रिलेशन था, जो इक्वेशन नंबर 3 है वो फर्स्ट रिलेशन था। इसमें आप यू न्यू की मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो दैट इम्प्लाइज B12 यू न्यू इज इक्वल टू B21 यू न्यू। यू न्यू की दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई कर दी। और आपको ये पता है कि ये जो क्वांटिटी है B12 यू न्यू, ये क्वांटिटी है प्रोबेबिलिटी 1 से 2 में जाने की और ऑब्जर्वेशन के द्वारा, और ये क्वांटिटी है प्रोबेबिलिटी 2 से 1 में आने की और स्टिमुलेटेड के द्वारा। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आता है। रिजल्ट ये है कि जितनी प्रोबेबिलिटी ऑब्जर्वेशन की रहेगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी, ऑब्जर्वेशन क्या था थोड़ा सा समझाऊंगा मैं आपको वापस। ये फोटोन आया, एटम जो ग्राउंड स्टेट में है इसने फोटोन को एब्जॉर्व किया और एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो इस घटना की प्रोबेबिलिटी, और एक और घटना कौन सी है जिसमें एक फोटोन आया, एटम एक्साइटेड स्टेट में बैठा है और इस फोटोन ने एटम को ग्राउंड स्टेट में आने के लिए इंड्यूस कर दिया। तो एक फोटोन जो आपने डाला था वो भी निकलेगा, एक एटम ग्राउंड स्टेट में था उस कारण से भी निकलेगा। तो ये घटना थी स्टिमुलेटेड एमिशन, और दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। जितनी इसकी प्रोबेबिलिटी है उतनी ही इस घटना की भी प्रोबेबिलिटी है। ये एक महत्वपूर्ण परिणाम निकल कर आता है। और दूसरे रिजल्ट का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? दूसरा रिजल्ट क्या था? दूसरा रिजल्ट था A21 अपॉन B21 इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। ये दूसरा रिजल्ट था। इसमें मैं क्या करूँगा, यू न्यू की मल्टीप्लाई कर दूंगा डिनोमिनेटर में। तो A21 अपॉन B21 यू न्यू इज इक्वल टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब और यू न्यू की मैं दोनों तरफ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब आप देखिए कि ये जो A21 है ये तो है प्रोबेबिलिटी 2 से 1 में आने की और सेल्फ आने की या स्पॉन्टेनियस के द्वारा, और ये प्रोबेबिलिटी है 2 से 1 में आने की और स्टिमुलेटेड के द्वारा। तो ये प्रोबेबिलिटी का रेशो जो है वो कितना है 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। और देखो यू न्यू है ना, यू न्यू की वैल्यू वापस पुट करो 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब और ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये मैंने यू न्यू की वैल्यू पुट कर दी। तो अब आप देखिए कि ये तो सारा कट जाएगा, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब से ये कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ई टू द पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। और यहाँ क्या चल रहा है, प्रोबेबिलिटी 2 से 1 में और स्पॉन्टेनियस और प्रोबेबिलिटी
2 से 1 में और स्टिमुलेटेड, ये प्रोबेबिलिटीज़ का रेशो आ गया। अब अगर मैं इसको एक ऑर्डिनरी लाइट सोर्स के लिए कैलकुलेट करूं, फॉर ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, जैसे मान लो एक बल्ब के लिए कैलकुलेट करें, एक बल्ब के लिए अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं तो बल्ब से जो लाइट निकलती है वो उसका वेवलेंथ में लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम ले रहा हूं। बल्ब से जो लाइट निकलती है वो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है डेटा में, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू ले रहे हैं। बल्ब से जो लाइट निकल रही है वो 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, और बल्ब के फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो 2500 से लेकर 3000 केल्विन तक होता है। तो 2500 केल्विन में बल्ब के फिलामेंट का टेम्परेचर ले रहा हूँ, और बाकी वैल्यूज़ में पुट कर लूँगा। जैसे चलो पुट करते हैं, प्रोबेबिलिटी 2 से 1 में आने की स्पॉन्टेनियस के द्वारा, और प्रोबेबिलिटी 2 से 1 में आने की स्टिमुलेटेड के द्वारा। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ का रेशो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर h का वैल्यू होता है 6.62, प्लांक्स कांस्टेंट है, इंटू 10 टू द पावर -34, और न्यू की जगह c अपॉन लैम्डा लिख दूंगा। c तो होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 10 की पावर -10, और न्यू की जगह मैंने c अपॉन लैम्डा लिख दिया। प्लांक्स कांस्टेंट कितना है, प्लांक्स कांस्टेंट होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, और T टेम्परेचर कितना है 2500 केल्विन। तो ये सारे मैंने वैल्यू पुट करी, माइनस में 1 करना है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, और थोड़ा बहुत वेरिएशन भी इनमें रखा जा सकता है, जैसे लैम्डा में अलग अलग बल्ब के लिए लैम्डा अलग अलग हो सकता है, टेम्परेचर में भी थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। तो ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू 100 to 1000 तक आती है, या इससे भी ज़्यादा आ सकती है, 100 to 1000 या इससे थोड़ी ज़्यादा भी आ सकती है। तो इसका ओवरऑल हम केवल फिजिकल मीनिंग समझने जा रहे हैं कि क्या फिजिकल मीनिंग है, कि अगर एक एटम स्टिमुलेटेड एमिशन से जा रहा है, अगर एक एटम जो है वो स्टिमुलेटेड एमिशन दिखाता है, तो 100 से लेकर 1000 या और भी ज़्यादा एटम्स कौन सा एमिशन दिखाएंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन दिखाएंगे। और स्पॉन्टेनियस एमिशन से ऑर्डिनरी लाइट निकलती है ना, इससे ऑर्डिनरी, और स्टिमुलेटेड एमिशन से कौन सी लाइट निकलती है, लेज़र लाइट निकलती है, कोहेरिएंट या लेज़र लाइट निकलती है। तो एक ऑर्डिनरी सोर्स जो होता है उसमें ज़्यादा एटम जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन दिखाएंगे, और ऑर्डिनरी सोर्स से ऑर्डिनरी लाइट ही निकलेगी। अगर आपको लेज़र लाइट सोर्स बनाना है तो आपको स्टिमुलेटेड एमिशन को डोमिनेंट करवाना पड़ेगा। तो वो कैसे करवाया जा सकता है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेसेसरी कंडीशन फॉर लेज़र एक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ ए लेज़र। तो लेज़र जो है उसके लिए आवश्यक शर्तें क्या है, कि अगर आप लेज़र सोर्स बनाना चाह रहे हैं तो क्या शर्तें हैं, और उसमें क्या क्या भाग होते हैं, लेज़र सोर्स के क्या क्या भाग होते हैं, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो 3 तरह की घटनाएं हमने पढ़ी हुई हैं अब तक। एक तो सेल्फ एमिशन है, जिसमें एटम अपने आप ही ग्राउंड स्टेट में लौटता है और एक फोटोन रिलीज करता है, और उसकी रेट ये है। एक एब्जॉर्प्शन है, जिसमें फोटोन गिराएंगे, एटम फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, और उसकी रेट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और तीसरी घटना है, एक फोटोन बाहर से गिराया जाएगा, एटम जो पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में वो ग्राउंड स्टेट में लौटेगा, और इससे एक फोटोन जो आपने गिराया था वो भी रिलीज़ होगा, और एक फोटोन जो है एटम के ग्राउंड स्टेट में आने के कारण भी रिलीज़ होगा। तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन है, और इसकी रेट ये है। ये सारा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो कि लेज़र सोर्स में क्या रिक्वायरमेंट है। लेज़र सोर्स में रिक्वायरमेंट ये है कि जो तीसरी घटना है स्टिमुलेटेड एमिशन, वो पहली घटना की तुलना में भी प्रभावी होनी चाहिए, और दूसरी घटना की तुलना में भी वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, मतलब डोमिनेट करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एंड सेकंड इवेंट। तो पहली कंडीशन ये है कि
रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन, रेट 2 से 1 में आने की और स्टिमुलेटेड एमिशन की तरह, दैट शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन रेट 2 से 1 में आने की और सेल्फ एमिशन के द्वारा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन प्रभावी होना चाहिए इन कंपैरिजन विद सेल्फ एमिशन, ये पहली शर्त हम लोग ले रहे हैं। अब इनकी रेट मैंने ऊपर लिखी हुई भी है तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये तो है B21 U न्यू और N2 और शुड बी वेरी वेरी ग्रेटर देन R21 सेल्फ, ये कितनी है, ये है A21 और N2। अब तो N2 से N2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और मैं लिख सकूँगा B21 U न्यू अपॉन A21 शुड बी ग्रेटर देन 1। अब A21 क्या होता है, A21 होता है 1 अपॉन टॉ के बराबर, 1 अपॉन टॉ, जहाँ टॉ क्या है, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो इसको भी मैं पुट कर दूँ तो B21 U न्यू और टॉ ऊपर आ जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन 1। तो इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए दो चीज़ें ली जाती हैं। एक तो यून्यू जो है वो लार्ज होना चाहिए, यून्यू जो है वो लार्ज होना चाहिए, यानी कि सिस्टम में फोटॉन एनर्जी डेंसिटी लार्ज होनी चाहिए, फोटॉन एनर्जी डेंसिटी इन द सिस्टम शुड बी लार्ज। एक तो ये है कि यून्यू लार्ज होना चाहिए, एक टॉ की वैल्यू भी अधिक होनी चाहिए, ये भी लार्ज होना चाहिए। तो यून्यू लार्ज करने के लिए जो व्यवस्था काम में लेते हैं उसको बोलते हैं रेजोनेंट कैविटी, रेजोनेंट कैविटी, इसको रेजोनेंट कैविटी बोलते हैं। और इस व्यवस्था में हम लोग क्या करते हैं कि दो मिरर्स का यूज किया जाता है और जो मीडियम होता है उसके दोनों तरफ दो मिरर्स लगा देते हैं और उनमें से एक जो मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टेंस तो 100% होता है। एक मिरर M1 का मान लेता हूँ मैं 100% होता है, दूसरे मिरर का रिफ्लेक्टेंस जो है वो 99% होता है, दूसरे मिरर का रिफ्लेक्टेंस 99% होता है। तो इसके बीच में क्या होता है कि फोटॉन्स जो हैं वो लगातार इनके बीच में ऑसिलेट भी करते हैं और बढ़ते भी चले जाते हैं, बार बार ये M1 और M2 मिरर से टकराएंगे और इनके बीच में ऑसिलेशंस करेंगे और साथ ही साथ एम्पलीफाई भी होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है, एम्पलीफिकेशन भी होता है, संख्या में भी बढ़ते चले जाएंगे और एंड ऑसिलेशंस भी करेंगे। और 1% फोटोन जो है वो बाहर भी निकलते हैं, क्योंकि M2 मिरर का रिफ्लेक्टेंस 99% है, तो 1% फोटोन बाहर भी निकलते रहते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है ये। और 1% का मतलब ये होता है, मान लो 1 लाख फोटोन या 10 लाख फोटोन टकराए, तो 10 लाख फोटोन टकराए तो उसका 1% आप निकाल लीजिए, तो जो भी है 10,000, वो फोटोन बाहर निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो 1% फोटोन जो है वो बाहर निकलते जाते हैं और ये जो फोटोन बाहर निकलते हैं वही लेज़र लाइट होती है, कोहेरिएंट फोटोन होते हैं, कोहेरिएंट फोटोन ही लेज़र लाइट के रूप में होते हैं। ये जो व्यवस्था है, दो मिरर लगाए जाते हैं, इस व्यवस्था को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंट कैविटी बोलते हैं। ये जो व्यवस्था है इसको बोलते हैं रेजोनेंट कैविटी, इस व्यवस्था को ही रेजोनेंट कैविटी बोला जाता है। तो लेज़र सोर्स बनाने के लिए ये व्यवस्था काम में लेनी पड़ेगी, जिसको रेजोनेंट कैविटी बोलेंगे। और मैथमेटिकली हम कहते हैं कि यू न्यू लार्ज होना चाहिए, ये मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट है और इसको फुलफिल करने के लिए रेजोनेंट कैविटी बनाई जाती है। तो ये एक तो पहली बात तो ये होगी। दूसरी देखो रिक्वायरमेंट क्या थी, दूसरी रिक्वायरमेंट थी कि टॉ जो है अधिक होना चाहिए। टॉ क्या था, एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम था। तो दूसरी कंडीशन क्या थी इसकी, कि टॉ लार्ज होना चाहिए, टॉ लार्ज होना चाहिए जो कि एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम है। तो ऐसी एनर्जी स्टेट चूज की जाती है जिनका लाइफ टाइम ज़्यादा हो, और ऐसी एनर्जी स्टेट को मेटास्टेबल स्टेट्स बोलते हैं, मेटास्टेबल स्टेट्स।
मेटास्टेबल स्टेट्स बोलते हैं और इनका लाइफ टाइम लगभग 10⁻³ सेकंड के आसपास होता है। मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड के आसपास होता है। तो अगर मैं मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम और ऑर्डिनरी स्टेट का लाइफ टाइम को कंपेयर करना चाहूँ तो मेटास्टेबल का तो लाइफ टाइम 10⁻³ सेकंड होता है और ऑर्डिनरी स्टेट का लाइफ टाइम 10⁻8-9 सेकंड होता है। एक बार मैं 10⁻8 सेकंड ले रहा हूँ तो ये वैल्यू निकल कर आती है 10⁻5 सेकंड। तो आप देख सकते हैं कि मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम ऑर्डिनरी स्टेट के लाइफ टाइम का लगभग 1 लाख गुना है। 10⁻, सेकंड नहीं आएगा सॉरी, तो कितना गुना है 10⁻5 यानी कि 1 लाख गुना है। तो अगर ऑर्डिनरी स्टेट का लाइफ टाइम कुछ भी है तो उसका 1 लाख गुना लाइफ टाइम जो है वो मेटास्टेबल स्टेट का लाइफ टाइम होगा। तो ऐसे अपने को पदार्थ लेने होते हैं जिनमें मेटास्टेबल स्टेट्स अवेलेबल रहे। उन्हीं पदार्थों की सहायता से लेसर सोर्स हम लोग बना सकते हैं। और जिनमें मेटास्टेबल स्टेट्स अवेलेबल रहती है, जिन पदार्थों में, जिन मटेरियल्स में, उसको या जिस मीडियम में मेटास्टेबल स्टेट्स रहती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव मीडियम। एक्टिव मीडियम। तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट है लेज़र सोर्स बनाने के लिए, एक्टिव मीडियम चाहिए। एक्टिव मीडियम का मतलब मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए। एक्टिव मीडियम का मतलब मेटास्टेबल स्टेट होनी चाहिए। और मेटास्टेबल स्टेट में ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस पॉसिबल नहीं होते हैं। ऑर्डिनरी जो फोटोन को एब्जॉर्ब किया और हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, मेटास्टेबल स्टेट में चला गया, वो ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस जो है वो अलाउड नहीं होते हैं। ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शंस आर नॉट अलाउड इन मेटास्टेबल स्टेट्स। तो कुछ विशेष तरीकों से हम लोग मेटास्टेबल स्टेट्स में ट्रांजैक्शंस करवाते हैं, वो हम आगे चर्चा करेंगे जैसे आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक हमने ये पढ़ा कि लेज़र सोर्स में 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक तो यून्यू यानी कि फोटोन एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और उसके लिए जो व्यवस्था की जाती है उसको बोलते हैं रेजोनेंट कैविटी। और दूसरे हमने बात पढ़ी कि मेटास्टेबल स्टेट की रिक्वायरमेंट रहेगी और मेटास्टेबल स्टेट हो ऐसे मीडियम को क्या बोला जाता है, एक्टिव मीडियम बोला जाता है। अब हम लोग इसकी सेकंड बात पे आते हैं। सेकंड कंडीशन ये थी कि रेट 2 से 1 में जाने की स्टिमुलेटेड, ये ग्रेटर देन होनी चाहिए रेट 1 से 2 में जाने की ऑब्जर्वेशन। तो 3 घटनाएं हमने देखी थी, ये मैं वापस इन पर आ गया हूँ और इनमें यह घटना, इन दोनों घटनाओं पर इफेक्टिव होनी चाहिए। तो पहली तो मैंने डिस्कस कर ही ली थी, अब हम दूसरी डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन शुड बी डोमिनेंट ओवर एब्जॉर्प्शन। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको मैंने इस तरह से लिख लिया मैथमेटिकली और आगे बढ़ाते हैं इसको। तो ये स्टिमुलेटेड एमिशन की रेट क्या थी, ये थी B21 और U न्यू और N2 और शुड बी ग्रेटर देन, ये क्या थी भाई, ये B12 U न्यू और N1। और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ ये कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि B12 और B21 तो बराबर थे और U न्यू से U न्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो N2 ग्रेटर देन N1 ये आ जाएगा अपने पास। यानी कि अपने अगर अपर एनर्जी स्टेट में एटम्स की संख्या लोअर एनर्जी स्टेट की तुलना में बहुत अधिक कर देवें तो लेज़र सोर्स बनाना पॉसिबल हो जाएगा। और इस कंडीशन को बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन इन्वर्जन बोलते हैं। और पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब हायर एनर्जी स्टेट में N2 जो है ग्रेटर देन N1, हायर एनर्जी स्टेट में एटम्स की संख्या बहुत ज़्यादा कर लेना इन कंपैरिजन विद लोअर एनर्जी स्टेट, ये पॉपुलेशन इन्वर्जन कहलाता है। और पॉपुलेशन इन्वर्जन करने का जो तरीका होता है ना, जो मेथड्स जिसके द्वारा पॉपुलेशन इन्वर्जन किया जाता है उसको बोलते हैं पंपिंग। उन मेथड्स को क्या बोलते हैं, पंपिंग बोलते हैं। तो वो मेथड जिनके द्वारा पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव किया जाता है उन मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पंपिंग बोलते हैं। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि थर्मली क्या पॉसिबल है।
अगर हम लोग नॉर्मल बात करें कि टेम्परेचर 0 केल्विन है, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो N2 जो होता है ना वो होता है N1 और e⁻⁻ का E/kT, जहाँ E क्या है, इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है, इनके बीच का एनर्जी का डिफरेंस है E। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं टेम्परेचर 0 केल्विन रख दूँ, अगर इसमें मैं T को 0 केल्विन रख दूँ तो N2 आप देखें कि 0 आ जाएगा। ये मैथमेटिक्स तो मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं। तो N2 0 आ जाएगा, N2 0 आ जाएगा, इसका मतलब सारे के सारे एटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में ही होंगे, अपर एनर्जी स्टेट में कोई एटम नहीं होगा एट 0 केल्विन टेम्परेचर। और जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। टेम्परेचर जब बढ़ाया जाता है तो कुछ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। ये T फाइनाइट, किसी फाइनाइट टेम्परेचर पर ऐसा हो सकेगा। और इनफाइनाइट कर दें अगर टेम्परेचर को, जो कि प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है, इनफाइनाइट टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं होता प्रैक्टिकली, लेकिन थ्योरेटिकली बात यहाँ करना चाह रहे हैं। तो अगर टेम्परेचर को मैं इनफाइनाइट कर दूँ तो मैथमेटिकली देखिए आप क्या होगा, मैथमेटिकली ये हो जाएगा N2 = N1 और e⁻⁻ का E/k और T की जगह इनफाइनाइट पुट कर दिया, और समथिंग अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, e⁻0 1 होता है, तो N2 बराबर क्या आ जाएगा, N1 आ जाएगा। तो थ्योरेटिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब टेम्परेचर इनफाइनाइट केल्विन कर दोगे तब भी N1 और N2 बराबर ही हो पाएंगे, तब भी N1 और N2 बराबर ही हो पाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि N2 ज़्यादा हो जाए। तो टेम्परेचर राइज करके तो ऐसा नहीं किया जा सकता कि N2 को N1 से ज़्यादा कर लें। तो क्या यहाँ पर तरीके होते हैं, वो तरीके होते हैं पंपिंग, और उसके लिए माध्यम में हायर एनर्जी स्टेट का लाइफ टाइम ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा, तभी आप N2 को बढ़ा सकेंगे। और हायर एनर्जी स्टेट जिनका लाइफ टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है उनको मेटास्टेबल स्टेट्स बोलते हैं। तो ये बात होगी कि N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए, जिसको पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन बोलते हैं। पॉपुलेशन इन्वर्जन को प्राप्त करने के लिए पंपिंग के तरीके काम में लिए जाते हैं। तो कुल मिला के हम लोग ये कहेंगे कि नेसेसरी कंडीशंस क्या हैं। नेसेसरी कंडीशन में पहली जो कंडीशन थी वो तो ये थी कि यू न्यू लार्ज होना चाहिए, यू न्यू जो है वो लार्ज होना चाहिए। और यू न्यू लार्ज करने के लिए प्रैक्टिकली क्या किया जाता है, कंपोनेंट क्या होता है लेज़र का, कंपोनेंट ऑफ लेज़र, इसमें रेजोनेंट कैविटी बनाई जाती है, रेजोनेंट कैविटी बनाई जाती है यू न्यू लार्ज करने के लिए, अभी और डिस्कस करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये थी कि लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट ये भी अधिक होनी चाहिए, ये लार्ज होनी चाहिए, यानी कि मेटास्टेबल स्टेट्स होनी चाहिए। और मेटास्टेबल स्टेट्स जिन मीडियम में होती है ना उनको बोलते हैं एक्टिव मीडियम। तो लेज़र के लिए ऐसे मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी जिनमें मेटास्टेबल स्टेट्स अवेलेबल हो। और तीसरी कंडीशन है कि N2 ग्रेटर देन N1 होना चाहिए, जो टेम्परेचर बढ़ाकर तो प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसा अभी हम डिस्कस करके आए। तो N2 ग्रेटर देन N1 के लिए जो मेथड काम में लेते हैं, इसको बोलते तो क्या है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। और इसके लिए जो मेथड काम में लेते हैं उनको बोलते हैं पंपिंग। तो ये लेज़र के लिए नेसेसरी कंडीशन हो गई, और इन नेसेसरी कंडीशन को अचीव करने के लिए लेज़र सोर्स में रेजोनेंट कैविटी की व्यवस्था होनी चाहिए, एक्टिव मीडियम होना चाहिए और पंपिंग होना चाहिए। तो ये नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ए लेज़र हो गए। तो एक डायग्राम से हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। ये तो आपका एक्टिव मीडियम हो गया, एक्टिव मीडियम जिसमें क्या होना चाहिए, मेटास्टेबल स्टेट्स जिनमें अवेलेबल हो उसको एक्टिव मीडियम बोलते हैं। और इसके दोनों तरफ 2 मिरर लगा दिए जाते हैं। एक जो मिरर होता है उसका 99% रिफ्लेक्टेंस होता है, और दूसरा जो मिरर होता है उसका रिफ्लेक्टेंस होता है 100%। M1 और M2 इनको नाम दे दिए। और ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं, रेजोनेंट कैविटी बोलते हैं।
और तीसरी शर्त होती है कि इसमें N2 एक्टिव मीडियम में N2 ग्रेटर देन N1 करेंगे ना, तभी स्टिमुलेटेड एमिशन होगा। और वो करने के लिए जो तरीका है एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा किया जाता है, उसको बोलते हैं पंपिंग। पंपिंग बोलते हैं। और N2 ग्रेटर देन N1 की जो कंडीशन है, इसको बोलते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो ये नेसेसरी कंपोनेंट ऑफ ए लेज़र हो गए। 3 नेसेसरी कंपोनेंट हैं यहाँ पे, वापस से समझा देता हूँ। एक तो एक्टिव मीडियम होना चाहिए, एक्टिव मीडियम का मतलब जिनमें मेटास्टेबल स्टेट हो। दूसरा रेजोनेंट कैविटी होनी चाहिए, रेजोनेंट कैविटी का मतलब 2 मिरर लगाए जाते हैं, एक का रिफ्लेक्टेंस 100%, दूसरे का रिफ्लेक्टेंस 99% होना चाहिए। तीसरा है कि ये अचीव कर सकें N2 ग्रेटर देन N1, पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन अचीव कर सकें, और उसके लिए जो मेथड काम में लेते हैं उसको बोलते हैं पंपिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पंपिंग को डिस्कस करेंगे। तो पंपिंग क्या होती है? पंपिंग आर द मेथड्स बाय विच पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए जो मेथड काम में लिए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पंपिंग बोलते हैं। यानी कि N2 ग्रेटर देन N1 करने के लिए जो मेथड काम में लिए जाते हैं उसको हम लोग पंपिंग बोलते हैं। और मेन रूप से 3 मेथड काम में आते हैं। पहला जो मेथड है वो है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग में क्या करते हैं हम लोग? एक्टिव मीडियम पर लाइट गिराते हैं विद हेल्प ऑफ पावरफुल लैंप। पावरफुल लैंप की सहायता से हम लोग क्या कराते हैं? हाई एनर्जी की लाइट गिराते हैं। किस पर गिराई जाती है? एक्टिव मीडियम पर गिराई जाती है। और वो उस लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिव मीडियम जो है वो हायर एनर्जी स्टेट्स में चला जाता है। तो ये मेथड है ऑप्टिकल पंपिंग, और ये रूबी लेज़र में काम में लिया जाता है। रूबी लेज़र में ये एक्टिव ऑप्टिकल पंपिंग का मेथड काम में लिया जाता है। ये इसका एक एग्जांपल है। और दूसरा मेथड जो है वो है इलेक्ट्रिकल पंपिंग। इलेक्ट्रिकल पंपिंग में हम लोग क्या कराते हैं कि जो एक्टिव मीडियम होता है उसमें इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करवाया जाता है। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है, और हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी जो है वो एटम्स को ट्रांसफ़र करते हैं और एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। और इसका एग्जांपल है हीलियम नियॉन लेज़र। हीलियम नियॉन लेज़र में इलेक्ट्रिकल पंपिंग या इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के द्वारा पंपिंग करवाई जाती है। तीसरा पंपिंग का मेथड है केमिकल पंपिंग। केमिकल पंपिंग। तो केमिकल पंपिंग में क्या होता है? कोई केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है एक्टिव मीडियम में। केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है एक्टिव मीडियम में, और केमिकल रिएक्शन के द्वारा एटम जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और इसका एग्जांपल है CO2 लेज़र, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र में केमिकल पंपिंग के द्वारा हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। पंपिंग के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल पर हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे।